हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह, करनी और करनी घातांक। तो इस चैप्टर को इंग्लिश में हम सर्ड के नाम से जानते हैं। तो हम आज सर्ड के बारे में जानेंगे, उसके साइन के बारे में और सर्ड कहते किसे हैं इसके बारे में। तो आज हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करनी की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि करनी क्या संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले वे संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल या फिर इन्फिनिटी से लेके nवें मूल तक हम चले जाएं, और वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या फिर परमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जो संख्याएं उनके वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल या nवें मूल हो, लेकिन वो संख्याएं इनका मूल निकालने के बाद प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, केवल वे ही करनी संख्या कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं इनको, जैसे √2। आप अगर इसका वर्गमूल करोगे तो ये खुद ही संख्या 2 आ जाएगी, लेकिन इसका कोई अलग हल नहीं निकलेगा। तो ये जो इनका वर्गमूल हो या फिर घनमूल हो, कुछ भी हो, तो ये प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या नहीं बनेगी, तो ये करनी संख्या कहलाती है। और ये जो √2 है इसे हम करनी 2 पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं करणीगत चिन्ह की, कि करनी जो है वो किस चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले हम करनी चिन्ह देख लेते हैं। करनी चिन्ह में आप ये एक साइन है √ और यहाँ पर n आता है, तो जो ये साइन है इसे ही हम करनी चिन्ह बोलते हैं। और इसमें n = आप 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। n = 2 वर्गमूल दर्शाएगा, n = 3 घनमूल और n = 4 चतुर्थमूल को दर्शाएगा। तो ये जो साइन था ये आपका करनी साइन है, करनी साइन। अगर करणीगत राशि की बात की जाए तो करणीगत राशि को हम इस प्रकार दर्शाएंगे, जिसमें ये तो एक पूरी करणीगत संख्या हो गई। अब इसमें जो x है वो करणीगत राशि होगी, और जो n है वो इसका घातांक होगा, यानी जिसे हम करनी का घातांक बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, मान लीजिए आपको ये 125 है और ये क्यूब। तो अगर इसको घातीय संकेतन में व्यक्त करना हो, घातीय संकेतन में, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, 125 की घात 1/3। तो जितने भी ये करणीगत साइन होते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/, में आती है। अगर यहाँ पर 2 है, वैसे हम 2 को लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर 2 को हटा दिया जाए तब भी ये 1/2 को दर्शाएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो ये 1/3 को दर्शाता है। इसी प्रकार से जो 125 का क्यूब रूट था इसको हमने घातीय संकेतन में व्यक्त किया है। इसे हम वर्गमूल बोलते हैं, इसे घनमूल बोलते हैं। तो जो वर्गमूल होता है उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं और घनमूल को क्यूब रूट। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 216/343, इसकी पावर 1/3 है। अगर हम इसको घनमूल के संकेतन में व्यक्त करें तो हम इसको जो लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें यहाँ पे
3 लगेगा और ये हो जाएगा 216/343। तो ये तो हो गया इसका घनमूल संकेतन और ये इसका घातीय संकेतन था। अब एक रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें, इन एग्जाम्पल्स से जो रिलेशंस निकलता है वो निकलता है कि अगर a की पावर 1/n हो और इसकी भी पावर अगर हम n कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/n × n, जिससे n से n कट जाएगा और a की पावर 1 हो जाएगा और a की पावर 1 को हम a ही लिखते हैं। अब और आगे अगर देखें, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसका दूसरा रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, a की पावर 1/n अगर है तो आप इसको n और a लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन था और ये दूसरा रिलेशन है। अब अगर हम जो हमने ये फॉर्मूला देखा था, a की पावर 1/n इज इक्वल्स टू √a(n). तो अब हम अगर n बराबर यहाँ पर 2 लें तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2। तो इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल, हम इसे वर्गमूल कहेंगे। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो n बराबर 3 लेने पर इसे हम घनमूल या क्यूब रूट कहते हैं। इसी प्रकार हम जब n बराबर 4 लेंगे तो उसे हम चतुर्थ मूल कहेंगे, यानी कि 4th रूट। अब हम देख लेते हैं कि जो कर्णीगत राशि है वो किस प्रकार पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, मान लीजिए 5 है, इस 5 का हम क्यूब रूट निकालना है और इसका हम अगर घन करें, ये 3 बार हमने घन किया है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि √5 का क्यूब और यहाँ पर 3। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1/3 और साथ में इसका क्यूब। फिर हम जानते हैं कि जो घात होती हैं उसमें पावर्स आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ये आपस में गुणा हुई इनके साथ, तो इनका जब गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 आ गया। अब हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो 5 है ये एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए जो 5 का घनमूल है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी हमने एक प्राकृतिक संख्या का उदाहरण लिया था। अब उसी प्रकार अगर हम एक परिमेय संख्या का उदाहरण भी ले लेते हैं तो इससे हमें समझने में और आसानी हो जाएगी कि जो कर्णीय संख्याएं होती हैं वो ना तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और ना ही परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे √2/3 जिसको हम 2/3 भी बोलते हैं, √2/3 का क्यूब इंटू √2/3 का क्यूब इंटू √3, और इसका जो क्यूब रूट हम लेंगे अगर हम इसे लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, √2/3 क्यूब और 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया है तो क्यूब। अब इसको जो हम और लिख सकते हैं पावर की कंडीशन में, तो इसको हम जो ये रूट होता है इसको हम 1/3 भी यहाँ पर लिख देंगे और जो बाहर वाली पावर थी 3 उसको हम यहाँ लिख देंगे। और अब हम जानते हैं कि जो पावर्स होती हैं वो अगर मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, अगर पावर की पावर हो तो जो पावर की पावर है वो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो पावर्स हैं जब कोई डेनोमिनेटर हो और एक
अंश हो तो अंश और हर जो है वो आपस में कट जाते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, जिससे कि 2/3 की पावर 1 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये 2/3 है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो परिमेय संख्याओं का अगर आप क्यूब करोगे तो उसका कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये सेम की सेम संख्या आ गई है, तो इस वजह से ये एक परिमेय संख्या नहीं है। और इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो कर्णीय संख्याएं होती हैं वो ना तो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं और ना ही उनका जो पूर्ण घन या कुछ भी कह सकते हैं उसे हम, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार हम जो निष्कर्ष पर निकले हैं उस निष्कर्ष से ये परिभाषा बनती है कि जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती हैं, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो जो ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी जो घनमूल संख्याएं या संख्याएं कह सकते हैं हम, तो ऐसी जो घनमूल संख्या हैं कर्णीय कहलाती हैं। तो इससे एक और, अगर हम पूर्ण घन की बात करें तो जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वही घनमूल संख्याएं कर्णीय भी कहलाती हैं। अगर इनका हम घनमूल निकालते हैं वो भी प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम कर्णीय से जो संबंधित घातांक के नियम है, क्योंकि जिनका यूज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मुख्य है, तो वो नियम जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं घातांक के नियमों की। घातांक के नियम में फर्स्ट नियम आता है कि अगर आधार एक हो, यानी कि जो ये बेस है a, इसकी पावर m और a की पावर अगर n हो, तो ये जो बेस हैं ये तो सेम है, तो लेकिन जब इनकी पावर से वो अलग अलग है, तो जिसकी वजह से ये जो घातांक हो जाएंगे ये आपस में प्लस हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ये करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और याद करने भी ज़रूरी हैं। अगर हम डिवाइड की बात करें, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हम डिवाइड की बात कर लें तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अगर हम इसकी बात करें तो इस जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, वहीं हम डिवाइड करेंगे तो घातें माइनस हो जाएंगी। अगर बेस आपका सेम रहेगा तभी ये प्रोग्रेस होगी, इस चीज़ पर फोकस किया गया है। उसी प्रकार अगर हम बेस सेम की बात करें और a की पावर m और उसकी भी पावर अगर n ले लें, तो हम जानते हैं कि जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये घातांक के नियम है। अगर हम चौथे और एक और रूल है, ए बी दो बेस हैं और उन दोनों की पावर अगर n हो तो उसे हम अलग अलग a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। पांचवें रूल की बात करें तो a अपॉन बी की पावर अगर n हो तो इसे हम a की पावर n अपॉन बी की पावर n अलग अलग लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर किसी भी
किसी भी बेस की पावर यानी आधार की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, फिर चाहे वो कोई भी घातांक हो। अब हम दूसरी बात करेंगे कर्नी के नियम की। तो जो कर्नी के नियम है, कर्नी के नियम, अब हम इनकी बात कर लेते हैं, ये भी इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कर्नी के नियम में सबसे फर्स्ट नियम आता है कि √n की पावर a, ये आपका a की √n है और इसकी पावर अगर n हो तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n और इसकी पावर n। और ये जो पावर्स हैं ये आपस में कट जाएंगी और इसकी वैल्यू a, वापस वही वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से दूसरा नियम ले लेते हैं। अगर a b बेस हैं और इनकी पावर n करड़ी n है तो ये हो जाएंगे √a और n/मूल b का, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नियम ले लेते हैं। a/b अगर है और इसकी पावर 1/n मान के चलते हैं तो ऊपर अलग और नीचे हम अलग अलग कर इन्हें लिख सकते हैं। इसी प्रकार चौथे नियम की बात करें तो जो ये a है और यहाँ n और ये m है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m/n। पांचवें नियम की बात करें, इसमें अगर √m और फिर इसके अंदर √n और a हो तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √m और अंदर a की पावर 1/n। और इसी टाइप से तो a की पावर ये हो गया था 1/n और हम इसके बाहर भी 1/m लिख सकते हैं। अब जो इसका अंतिम रूप आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 1/n × m। तो ये सब जो है ये a की पावर में चल रहे थे। अब जो करनी से संबंधित जितने नियम थे हमने पढ़ लिए और घातांक यानी पावर्स के नियम भी पढ़ लिए। करनी क्या है ये भी हमने जान लिया। अब हम इनके उदाहरण पे चलते हैं जो कि एक्सरसाइज को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे। फर्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं 243 यानी कि 243 की पावर 3/5। इसे हम पावर्स में बोलेंगे तो 243 की पावर 3/5 या 243 की पावर्स 3/5। अब हम इसे जो लिख सकते हैं, अगर हम 243 को काटें तो ये कुछ 3 × 3 × 3 × 3 और × 3, ये तीन करके 5 भागों में 243 को हमने डिवाइड कर लिया। इसकी पावर हमारे पास 3/5 है। अगर हम इस 3 × 3 × 3 × 3 को पावर्स की में डिवाइड करें तो 3 की पावर 5 बन जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 3/5। अब हम जानते हैं कि अगर हम पावर्स पे पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जो कि हमने पावर्स के नियम में देखा था। जो पावर्स के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये 5 × 3/5 हो जाएगा। अब ये जो 5 है ये हर है और ये अंश है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो ये आपस में कट सकते हैं, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये बचा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर जो 3 है वो आपका 3 × 3 × 3 यानी कि 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में भी। बीटीसी डीएलएड 4th सेम के जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम और एग्जांपल लें
जैसे अगर हम इसका सेकंड एग्जांपल ले लें 1/2 की पावर 1/2 इस तरीके से, तो इसका जो आंसर आप लिख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं √1/2, और 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, तो इसलिए हम इसे 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल होगा ये हमारा। इसमें आपको क्वेश्चन है, अगर यदि √3 की पावर 5 हो और मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2 और इज इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3√3 हो, तो हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके इसमें हमको n का मान पूछा है, n का मान क्या होगा। तो n के मान के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 3 इंटू √3 कुछ इस तरीके से है। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और इसे हम 5 लिखेंगे, और इसको हम जो ये 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें 3 की पावर में ही n निकाल सकते हैं। इसको हम 3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे 3 की पावर 5/2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 4, और ये हो गया 3 की पावर n, और ये जो 3 है इसकी पावर 1 है, तो इस वजह से ये n+1 हो सकता है, और ये मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। इसी टाइप से अब ये जो पावर्स होती हैं ये जुड़ जाती हैं, अगर बेस सेम हो तो बेस सेम होने पर जब मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5/2 प्लस 4, और इसी टाइप से इसमें भी बेस सेम है तो ये पावर्स जुड़ जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब अगर हम आगे ले चलें इसे क्वेश्चन को, तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 5/2 प्लस 4 इक्वल टू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1/2, ये हमारी संख्या थी, और हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 यानी कि टोटल हो जाएगा 3 की पावर 13/2 यानी कि 13/2, और ये हो जाएगा 3n प्लस 3/2। इसमें 1 और 1/2 को जोड़ दिया और इसको जोड़ने पर इतना आ जाएगा। अब ये तो हो गया 13/2, और अब इसमें हम पावर का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बेस सेम है दोनों के, तो पावर्स का जब कंपैरिजन करेंगे, पावर का कंपैरिजन करने का मतलब है 13/2 इज इक्वल्स टू n प्लस 3/2। तो इसी टाइप से हम आगे देखते हैं कि 3/2 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3/2 इक्वल्स टू n बचेगा, और यहाँ पर बेस सेम है तो इसको हम आगे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2 और 13 माइनस 3 इक्वल्स टू n। 13 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो n बराबर 10/2। अब इस 2 से ये 10 कट सकता है, यानी कि 2 5 10, तो जो इसका आंसर आ जाएगा, तो लास्ट में जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा n बराबर 5। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें n की वैल्यू। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बीटीसी में 2016 में एग्जांपल आया था। तो ये जो एग्जांपल है ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है 125 इंटू 343, और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इस क्यूब रूट को निकालने के लिए हम सबसे अच्छा है कि 125 को 3 बार में काट सकते हैं, यानी कि ये 5 इंटू 5 ही कट सकता है। और इसी टाइप से 343 को अगर हम काटेंगे तो 7 7
एंड 7। ये कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 5 की क्यूब इंटू 7 की पावर 3। और ये जो रूट में है ये रूट 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। अब जब दोनों के बेस अलग अलग हैं और दोनों की पावर भी सेम है तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 की पावर 3 और 1/3। अब जब पावर होती पावर की पावर हो तो उसे हम काट सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 1/3। तो ये जो 3 है इससे 3 कट जाएगा और लास्ट में 5 इंटू 7 बचा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 7 जा 35। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं प्रीवियस ईयर, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा जो कि BTC 2015 में आया था और 2018 में भी आया है। तो ये BTC 2018 का सवाल है। तो इसमें जो क्वेश्चन था एग्जांपल के तौर पे वो था √343 और इसका क्यूब इंटू √576। जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है तो उसका मतलब होता है 2। तो ये जो पावर होगी इसकी 1/2 पावर है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 343 की पावर 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं 576 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इस बिना वैल्यू की जो अंडर रूट होता है इसका मतलब 1/2 ही होता है, यानी कि इसका वर्गमूल है और ये घनमूल है। तो जो ये 343 है इसको जब हम खंड करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगा 1/3। और ये जो 576 है अब हम इसको 2 के रूप में देखेंगे कि ये जो 2 है तो ये किसका 2 बार में मल्टीप्लाई करने पर 576 आता हो, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 और इसकी पावर 1/2। अब ये जो 777 था इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और 1/3 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 24 की पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई होती हैं तो 3 इंटू 1/3 आ जाएगा और ये 24 की पावर 2 इंटू 1/2 आ जाएगा। तो इसे 2 से कट जाएगा और यह 3 से 3 कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा 7 इंटू 24। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 168 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करते हैं और अब हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, यानी कि हम उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।